प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ का नहीं साइंस का प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें साइंस का कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिला करके क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इससे पहले मैथ का 3-4 सेट हम शेयर कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। जो कि सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वो चारों सेट का। यहाँ हम मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइंस का एक सेट बनाएंगे जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो परीक्षा का समय है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो अगर दाढ़ी बनाने में अगर एक छोटा सा भी बाल छूट जाएगा तो उसका प्रतिबिंब उसमें बड़ा दिखेगा, तो उसको शेविंग कर दिया जाएगा। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो है, ये हो गया इस गोलीय दर्पण, इसका फोकस दूरी यहाँ होता है और ये हो गया वक्रता त्रिज्या r। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो f जो है वो त्रिज्या का आधा होता है, r/2 होता है। तो f बराबर हो जाएगा r/2। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने से उसका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है। इसका आवृत्ति ही जो है जो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस है, इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक हो जाता है, इधर हो जाता है फोकस दूरी इसका। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो एफ बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। तो हमको पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f जो है वो मीटर में लिया जाना चाहिए। तो मीटर में ही दिया हुआ है 1 मीटर है, तो P हमको क्षमता निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान 1 मीटर दिया है तो यहाँ 1 रख देंगे, 1/1 का 1 हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर इसका हो जाएगा आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक अवतल लेंस है, उसका क्षमता जो है, पावर जो है वो दे दिया है कि 4 डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता जो है वो 4 डायोप्टर दिया है, इसका मतलब इसका फोकस दूरी जो है वो मीटर में रहेगा, तभी ये डायोप्टर यहाँ पे होगा इसका मात्रक। तो इसका हमको निकालना है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f जो है वो मीटर में रहता है। तो P बराबर दे दिया है 4 डायोप्टर, तब P की जगह पे यहाँ 4 हो जाएगा। तो हमको निकालना है f। अब ये 1/f है 4, तो f हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/4, इसका उल्टा हो जाएगा।
अब ये हो गया मीटर में, फोकस दूरी अभी मेरा 1/4 जो है वो मीटर में आया है। यहाँ पे ऑप्शन में मेरा कहीं पर भी मीटर नहीं दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में। तो ये 1/4 मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे। तो ये 4 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप यानी कि हेडलाइट। हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में जो है यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि जब ये हेडलाइट में जो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये बल्ब है, बल्ब से जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करके समांतर कर देता है। सारा इस जितना भी लाइट पड़ेगा सभी को ये समांतर कर देता है। समांतर जब हो जाता है लाइट तो आगे में गाड़ी चलाने वाला को आगे पूरा लाइट दिखता है। इसीलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी पूछता है कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अगर साइड मिरर का पूछेगा तो उसमें उत्तल दर्पण लगता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, इसलिए उसमें उत्तल दर्पण लगता है। किस उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा छोटा बनता है, तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करके और ज़्यादा एरिया का दिखाएगा वो कि क्या कहाँ गाड़ी है, कहाँ आदमी है, कि कहाँ क्या है, वो ज़्यादा एरिया को कवर करके दिखाएगा। इसीलिए गाड़ी का साइड मिरर में उत्तल दर्पण। और अगर हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट हो गया, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल। मानव नेत्र में दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है, जिसको रेटिना कहते हैं। अगर ऑप्शन में रेटिना रहता तो रेटिना भी इसका आंसर सही हो जाता। आगे 8 नंबर में है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? इसका ऑप्शन देख करके तुरंत 25 सेंटीमीटर नहीं मार देना है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती भी हो जाता है। 25 सेंटीमीटर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कम से कम कितना दूरी होना चाहिए कोई भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए? तब वो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है कि अधिकतम दूरी कितना दूर तक देख सकता है एक सामान्य नेत्र। तो सामान्य नेत्र अधिकतम अनंत दूरी तक का वस्तु को देख सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आगे दिया हुआ है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा पहुंचता है उसका नियंत्रण करता है हमारा पुतली। क्योंकि देखते हैं कभी कभी अगर पूरा धूप से जब कहीं छाया में अचानक से जब जाते हैं तो नेत्र का पुतली जो है वो सिकुड़ जाता है। और कभी अगर छाया में है और अचानक से धूप में जाते हैं, धूप से जब छाया में आते हैं तो नेत्र का पुतली फैल जाता है। और अगर छाया से जब धूप में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाता है। तो प्रकाश की मात्रा कम या ज़्यादा होने के कारण ही पुतली सिकुड़ता और फैलता है। तो ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुतली। ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आगे है क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाता है इसका उल्टा और वास्तविक। हमारे नेत्र में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मेरा नेत्र उसे देखता है सीधा करके, पर प्रतिबिंब उसका वास्तविक और उल्टा बनता है मेरे नेत्र में। अगला है क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा 1 kWh किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट आवर जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? कूलम्ब है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, जिसको सी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत मोटर एक युक्ति है। विद्युत मोटर किस प्रकार का युक्ति है? जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है, कोई भी मोटर हम लोग देखते हैं कि जब उसको करंट देते हैं तब वो चलता है और फिर वो अपना काम करता है। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो विद्युत लेता है, विद्युत ऊर्जा ले करके और वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देता है। तो विद्युत मोटर जो है वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन की, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। जल का विद्युत अपघटन, तो जल का होता है H2O। H2O ये विघटित हो करके हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ये टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ये कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। आगे है CuO प्लस H2, ये बन रहा है Cu प्लस H2O। तो इसमें पूछ रहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन, उपचयन मतलब कि होता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब हो गया ऑक्सीकरण। अब उपचयन अभिक्रिया, उपचयन है वो किस पदार्थ का हो रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। कैसे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है? उपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन अगर जुड़ता है किसी पदार्थ में तब कहलाएगा कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, या तो फिर उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया है। तो हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन में अगर वृद्धि होती है, इसमें जितना हाइड्रोजन एक भी नहीं था, इसमें से एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन में वृद्धि हुआ अगर, तो वो कहलाएगा उपचयन। हाइड्रोजन में वृद्धि होगा तो वो उपचयन कहलाएगा। सॉरी, ये ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो ऑक्सीजन में वृद्धि होने से कहलाएगा उपचयन। हाइड्रोजन के साथ वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा, अगर ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होगा तो वो हो कहलाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, तब वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अगर ऑक्सीजन घटेगा, अगर ऑक्सीजन में कमी होगा, तब वो कहलाएगा अवकरण। अवकरण, जिसको अपचयन कहते हैं हिंदी में, अपचयन। तो यहाँ पे Cu के साथ में ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन इसके साथ से हट गया, तो ऑक्सीजन में कमी हो गया, तो वो कहलाएगा अपचयन। Cu का अपचयन हुआ, और यहाँ पे हमको उपचयन पूछ रहा है। तो उपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन में वृद्धि, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वो उसका कहलाएगा उपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन में यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन में वृद्धि होना कहलाता है उपचयन। तो किसका उपचयन हो रहा है? तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी कांच, जल और प्लास्टिक यूज होता है। अगला है, निम्नलिखित में
कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक से जो प्राप्त होता है तो वो हो जाएगा यहाँ पे लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हो जाएगा। आगे है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? अम्ल, लवण, उदासीन, क्षार। तो हम जानते हैं कि किसी भी विलयन का मान अगर पीएच मान जो है वो 7 तो जब होता है तब वो कहलाता है उदासीन विलयन। वो होता है उदासीन, 7 के बराबर अगर पीएच है तो। अब अगर 7 से कम है तब वो कहलाएगा अम्ल, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा क्षार। तो यहाँ पीएच मान 10 दिया हुआ, तो 7 से ज़्यादा हो गया तो वो हो जाएगा क्षार। अगला क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो ये जो फिगर दिया हुआ है ये है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह का है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, इसको याद रखना है। आगे, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है धातु ब्रोमीन होता है। आगे, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाला में। तो अग्निशामक में उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अग्निशामक में इसी का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर बना हुआ है। पहले जो था मेंडलीफ वाला आवर्त सारणी वो परमाणु द्रव्यमान पर बना हुआ था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है वो परमाणु संख्या पर बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें हो जाएगा पोटेशियम, जिसका होता है संकेत के। अगला है, पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व आज यौगिक को क्या कहते हैं? पृथ्वी का भूप्रपटी में जो प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाया जाता है उसको कहते हैं खनिज। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? प्रोपेनॉल में अभिक्रियाशील समूह होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना यही नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम जो है वो पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, खाद्य पदार्थों को ले जाता है। तो कहाँ ले जाता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाता है। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन, डायलिसिस। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है उसको कहते हैं वृक्कक, जिसको होता है नेफ्रॉन। आगे है क्वेश्चन, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है?
फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा। तो अंडाशय जो है वो महिला हार्मोन का प्रमुख हार्मोन है, तो ये अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन होता है अंग्रेजी। आगे है दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। ये जो चित्र दिया है इसमें कौन जनन हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से अलग होकर के इधर ये बना हुआ है, तो ये इसमें हो रहा है मुकुलन हो रहा है। और मुकुलन जनन जो है वो होता है ईस्ट में, कभी पूछता भी है ईस्ट में और हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है। पंछी और चमगादड़ के पंख क्या हैं, समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म या समजात अंग। तो पंछी और चमगादड़ का जो पंख होता है वो यह समजात अंग हो जाएगा, इसलिए कि पंछी चमगादड़ का यंग जो है वो होता है समरूप यंग। तो समरूप तो यहाँ पे दिया हुआ है ना ऑप्शन में, यहाँ पे समजात दिया या समजात, तो ये हो जाएगा इसका यह समजात। समरूप अंग होता है ये दोनों। ये समरूप अंग कौन सा अंग कहलाता है, दोनों का अगर कार्य एक ही है, अरे उसका अगर संरचना जो है बनावट वो अलग अलग तरह से है और कार्य एक ही है, तो वो कहलाता है समरूप। तो ये दोनों का, पंछी का भी पंख और चमगादड़ का पंख, दोनों का पंख का कार्य एक ही है, दोनों पंख से उड़ने का काम करता है, लेकिन उसका बनावट अलग है। चमगादड़ का जो पंख होता है वो उसका पैर का उंगली से झिल्ली लगा हुआ रहता है, उसी के साथ उसका पंख बना रहता है, जबकि पंछी का पंख अलग तरह से बना रहता है। तो ये दोनों का बनावट अलग है लेकिन कार्य एक ही है, तो इसलिए वो कहलाता है दोनों का समरूप। लेकिन यह समरूप नहीं है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा असमजात। आगे है मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, सांप, मेढक, घास, ग्रासहॉपर। उत्पादक हो जाएगा घास। उत्पादक कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या तो रासायनिक संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं अपना भोजन बनाता है, उसी को कहते हैं उत्पादक। तो घास जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद ही बनाता है, इसीलिए यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा घास। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। तो शाकाहारी जो है, कोई भी आहार श्रृंखला जब लेते हैं तो उसमें शाकाहारी जो है वो द्वितीय पोषी स्तर का हो जाता है शाकाहारी। प्रथम पोषी स्तर में जो है वो पौधा आ जाता है, घास पौधा और सब पौधे होता है प्रथम पोषी स्तर, जो अपना भोजन खुद बनाता है। और द्वितीय पोषी स्तर में होता है शाकाहारी, जो कि पौधे को खाता है, पेड़ पौधे सबको खाता है। तो ये हो गया शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर का। और तृतीय पोषी स्तर में हो जाता है मांसाहारी, जो कि शाकाहारी को खाता है। तो मांसाहारी प्राणी हो जाता है तृतीय पोषी स्तर का। यहाँ पूछ रहा था कि शाकाहारी कौन सा पोषी स्तर में होगा, तो शाकाहारी होता है द्वितीय पोषी स्तर में। अगला है ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है जिम्मेदार। आगे है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत लकड़ी भी होगा, गोबर गैस भी होगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण
नहीं है। आगे अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? हवा से जो बिजली ऊर्जा जो उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से लिया हुआ था क्वेश्चन। अगला टॉपिक जो रहेगा मेरा वो मैथ से रहेगा। आगे परीक्षा की तैयारी में लगे रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी भी तो कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम का वीडियो सब अपलोड करेंगे। मैथ का भी आगे रहेगा। धन्यवाद।